हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ले 11th। तो यहाँ पे आपको चैप्टर हम प्रोवाइड करे थे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है आपका। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज की क्लास में पार्ट नंबर 2 करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक भी नहीं आता है तो मेक श्योर आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें और पार्ट नंबर 2 जरूर देखें। इसको वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में कोई डाउट रह जाता है तो वो भी डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर रहेगा। उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट है जो क्लास 12th में यूज होगा वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं पार्ट नंबर 2। आज की क्लास में जो मेन मोटिव रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रहेगा। बट उससे पहले मेरे को थोड़ा सा पोर्शन आपको VSCPR का बताना था। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपकी एक ऐसी थ्योरी थी जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से शेप जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो कौन सी शेप लेंगे। फॉर एग्जांपल BeCl2 में, आपके BeCl2 में जो दो क्लोरीन और बेरिलियम का बॉन्ड है उनके बीच का एंगल 180 ही क्यों होता है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने बताया था और थोड़ा सा हमें यहाँ पे शेप की आइडिया दी थी। ठीक है, तो एक बार क्विक रिविजन करके एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे बताना है, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर चलने वाले हैं और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे। चलिए, सो अकॉर्डिंग टू VSCPR थ्योरी आपको पता है हमारे पास जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस सेंट्रल एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरीके के होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। ठीक है, अगर वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं तो वो लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। अगर वो लोन पेयर के फॉर्म में होंगे, लोन पेयर के फॉर्म में होंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो VSCPR ने बोला था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर, इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होती है और ये जो रिपल्शन होती है उसको मिनिमाइज करना चाहेगा हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहता है सो दैट मैक्सिमम स्टेबिलिटी वहां पे आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी थी, अगर हम बात करें यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन की, वाटर की और अमोनिया की। ठीक है, सो मीथेन में अगर हम बात करें थे तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स है हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से वो जुड़ा हुआ है। तो चारों के चारों बॉन्ड्स जो हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में है। तो इनके पास क्या होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनके पास क्या होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है क्योंकि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप बात करते हो अमोनिया की, तो अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के पास क्या है, 3 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से 3 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो इस नाइट्रोजन जो सेंटर एटम है इसके पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे कार्बन ऑफ मीथेन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में थे। इसके पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है बट इसमें से एक जो है वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में, तो एक लोन पेयर हो जाता है और 3 बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हमने बात करी थी तो वाटर की बात करी थी, वाटर के पास ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड्स हैं। इसके पास भी सेंटर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है बट 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। VSCPR ने बताया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अगर लोन पेयर होगा तो वो सिर्फ एक ही एटम के ऊपर होगा तो वो ज़्यादा स्पेस को लेता है, लेकिन एक बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड में प्रेजेंट होता है वो 2 एटम के बीच में होता है तो वो थोड़ा सा स्प्रेड होता है। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट होगा तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पेस लेगा तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो इसलिए लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन।
ठीक है, जहाँ पे लोन पे रिपल्शन है वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन, और फिर बॉन्ड पे रिपल्शन आपकी लीस्ट रिपल्सिव होती है, ठीक है। और इस तरीके से आपके जो सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको वो एंगल पे रखा जाता है सच दैट मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमने VSEPR की बात करी थी। बस एक चीज आपको याद रखनी है, लोन पे रिपल्शन इज मोर देन लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पे रिपल्शन, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसी बेसिस पे हम शेप को डिफाइन कर सकते थे। इसको मैं एक बार मिटा रही हूँ, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था आपके लास्ट क्लास के अंदर, पार्ट नंबर 1 में आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम डिस्कस करें। एग्जाम्पल नंबर 1 इज BeCl2। अगर हम बात करते हैं BeCl2 की, तो बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन होते हैं और बेरिलियम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। सिंस इसके पास बॉन्ड्स होते हैं तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर ही आप बोलोगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम एंगल कौन सा ऑक्यूपाई कर सकते हैं? 180 डिग्री का मैक्सिमम एंगल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, सो दैट इसके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। क्योंकि ये एंगल कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, ये एंगल ज्यादा होगा तो यहाँ से रिपल्शन हो जाएगी। तो ये आपका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लीनियर फॉर्म बोलते हैं, लीनियर शेप आप इसे बोल सकते हो BeCl2 का। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इसको मिनिमाइज करना था, इसलिए ये वाला शेप इसने लिया, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करती हूँ BF3 की, तो BF3 में 3 बॉन्ड्स है इस तरीके से। बोरॉन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, और 3 बॉन्ड्स है इस तरीके से BF3 एग्जिस्ट करता है। अब ये जो एंगल जहाँ पे तीनों बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन है, ये सारे बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये आपके मिनिमम तब होंगे जब ये एंगल 120 डिग्री का होगा। तो तीनों एंगल जो है ये 120 डिग्री के होते हैं, सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। इसके बाद CH4 की बात करते हैं, तो CH4 में जो मिनिमम रिपल्शन पे एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स का, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट्स का। आप इसमें ये चीज भी समझ सकते हैं, आप देखो 2 बॉन्ड्स है, ओवरऑल एंगल हम बोल सकते हैं कि 360 डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए पर एंगल। अगर आपको निकालते हो वो 360 डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड्स, एंगल कितना है? 180 डिग्री। अगर आपके पास 3 बॉन्ड्स है तो 360 डिवाइडेड बाय 3 मतलब एंगल कितना आना चाहिए था? 120 डिग्री। अगर आपके पास मीथेन होता और मीथेन में 4 बॉन्ड्स है तो 360 डिवाइडेड बाय 4 90 का एंगल आता। बट यहाँ पे अगर 90 के एंगल पे आप लगा रहे होते हो सारे कार्बन और हाइड्रोजन को, ध्यान से देखना, अब आप अगर बोल रहे हो कि मीथेन में ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता तो सारे स्टेबल होते। बट आप यहाँ पे देख सकते हो जब आपने ये वाला स्ट्रक्चर कंसिडर करा है तो एक बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर कंसिडर करा है। आपका मीथेन नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो 90 से ज्यादा एंगल के फॉर्म में जाना चाह रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि एंगल इंक्रीज होता है तो रिपल्शन मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो प्लेनर से एक 3D फॉर्म में चला जाता है, प्लेनर से 3D फॉर्म में चला जाता है। क्योंकि प्लेनर में रहेगा तो एंगल 90 इसको मेंटेन करना पड़ेगा, जब वो नॉन प्लेनैरिटी में जाएगा तो एंगल उसको 109 ज्यादा एंगल मिल जाएगा, मिनिमम रिपल्शन, तो इसलिए वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे कंपाउंड्स का जो शेप है वो काफी ज्यादा वो एक्सप्लेन कर सकते थे और उन्होंने करा भी, ठीक है। इस तरीके से आपको सब कुछ बताना है और ये शेप आती है। बस इसमें मुझे केस आपको करवाना है, वो आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का केस है, ठीक है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का केस है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, वो मैं आपको ट्रायंगल बाइपिरामिडल का केस इसमें बता देती हूँ। बट यहाँ पे देखो, अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है और ये वाला आपका बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें BF3 में, BF3 के पास भी जो 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं। बट क्योंकि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके पास एक लोन पेयर है विच इज जस्ट लाइक सल्फर के पास एक लोन पेयर यहाँ पे है और बॉन्ड्स इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ उन्होंने बना रखे हैं। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इनके बीच में तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा इधर पुश होता है, ऐसे ही थोड़ा सा बॉन्ड इधर पुश होता है। तो ये एंगल 120 डिग्री का नहीं रहता, 119.5 का रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही अमोनिया में एक लोन पेयर की वजह से एंगल 107 डिग्री का हो जाता है और वाटर के केस में तो 104 डिग्री का एंगल हो जाता है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, TBP जो हम बात कर रहे थे, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम एक फॉर्म ले AB5 टाइप का, ठीक है,
AB5 टाइप का अगर हम फॉर्म लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। AB5 टाइप का अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं जहाँ पे ए क्या है, सेंटर एटम, और 5 बी जो है साइड एटम्स है, तो ए सेंटर एटम है और 5 बॉन्ड्स जो अपने आप को अरेंज कर सकते हैं बी के साथ, वो इस फॉर्म में अरेंज करते हैं सो एज टू हैव मिनिमम रिपल्शन बिटवीन योर बॉन्ड पेयर एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, AB5 का इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये आपका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ऊपर से 2 पिरामिड्स बन के आएंगे, तो इसको हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर इसे हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। अभी तो सारे यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर से सारे ही बॉन्ड्स हैं, क्लियर है। अब इस TBP में ना 2 तरीके के बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक एक्सियल बॉन्ड होता है और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है। तो ध्यान रखना, जो आपका नीचे बेस बना रहे हैं ये वाले 3 बॉन्ड्स, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपस में 120 डिग्री के एंगल पे एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये एंगल में 120 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं। और 2 बॉन्ड्स ना, एक बॉन्ड ये प्लेनर है, एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। ये आपका ट्रायंगल प्लेनर है, ऊपर ये आपका एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है 90 डिग्री टू द सरफेस, और एक बॉन्ड नीचे होता है, ये भी 90 डिग्री टू द सरफेस, ये आपका प्लेनर ट्रायंगल प्लेनर होता है। तो ये भी 90 डिग्री और नीचे वाला भी 90 डिग्री। ये जो 2 ऑरेंज कलर के बॉन्ड्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आप बोलते हो। अब देखो, अगर हमें AB4E टाइप का कंपाउंड बनाना हो, क्या बनाना हो, AB4E, मतलब एक बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर हमने लगा दिया, तो ये जो लोन पेयर है वो 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकता है, या तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ सकता है या फिर वो एक्सियल पोजीशन पे आ सकता है। पॉइंट इज वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहेगा या फिर वो एक्सियल पोजीशन पे आना चाहेगा। वो कैसे चेक करते हैं, तो फिर से VSEPR का जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, उसको उससे मतलब है। ठीक है, सो वी आर स्विचिंग अ बॉन्ड पेयर विद अ लोन पेयर, और हम चेक करेंगे कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा या फिर एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। तो उसको चेक कैसे करेंगे, दोनों ही स्ट्रक्चर अगर हम बना के देखें, सो अगर हम लोन पेयर को यहाँ पे डाल देते हैं, कौन सी पोजीशन पे डाल देते हैं, आपकी इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर डाला। ठीक है, बाकी के चारों भी इस तरीके से ही एग्जिस्ट करेंगे। एक तो केस ये हो सकता है व्हेन लोन पेयर इज केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाला, तो एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब आप लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे डाल रहे हैं, तो लोन पेयर को जब आप एक्सियल पोजीशन पे डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए, ये आपका लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे, ये आपका बी, ये बी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, यही बनेंगे कंपाउंड्स, क्लियर है। एक तो ये बन सकता है और दूसरा ये बन सकता है। ये तब बनेगा जब आपने लोन पेयर को कहाँ पे डाला है, आपने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाला है। ठीक है, ये तब बन सकता है, और ये तब बनेगा जब आपने लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे डाला है। क्लियर है, ये आपका बेस बना है ट्रायंगल और ये प्लेनर। ओके, अब देखो यहाँ पे अपने को रिपल्शन मिनिमाइज करनी है, बट अगर हम बात करते हैं इफ दिस इज द लोन पेयर, ठीक है, ये आपका लोन पेयर है, 90 डिग्री पे ये वाले बॉन्ड के साथ रिपल्शन दिखाएगा, 90 डिग्री पे ये वाले बॉन्ड के साथ रिपल्शन भी दिखाएगा, और 90 डिग्री पे ये वाले बॉन्ड के साथ भी रिपल्शन दिखाएगा। अगर मेरे पास ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स हैं, ट्रायंगल प्लेनर बना दिया, ध्यान से देखो, 1 2 3 बॉन्ड्स बना दिए, और एक आपका एक्सियल बॉन्ड है। तो ये जो लोन पेयर एक्सियल पे प्रेजेंट है, ये इस बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री का रिपल्शन है, इस बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री का रिपल्शन है, और पीछे वाले बॉन्ड के साथ भी 90 डिग्री का रिपल्शन है। तो 90 डिग्री के जो रिपल्शंस हैं ये वाले लोन पेयर की, वो कितने हैं, 3 बॉन्ड्स, 3 रिपल्शंस हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के, किस पे, 90 डिग्री पे, अगर आपका लोन पेयर एक्सियल पोजिशन पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो अगर लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये तो एंगल 120 डिग्री वाले एंगल रिपल्शन हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एंगल बढ़ जाता है तो रिपल्शन नहीं कंसिडर करते, हम 90 डिग्री के एंगल रिपल्शन कंसिडर करते हैं।
तो अगर लोन पेयर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो 90 डिग्री पे एक तो ये वाले बॉन्ड के साथ वो रिपल्शन दिखाएगा और एक नीचे वाले बॉन्ड के साथ वो रिपल्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने वाले हैं अगर आपके पास AB4E टाइप का कंपाउंड है तो, ठीक है। और आपने लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है तो दो लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन होंगे, अगर एक्सियल पोजीशन पे रखा है तो तीन लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन होने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ मिनिमम रिपल्शन कहाँ होगा? मिनिमम रिपल्शन यहाँ पे होगा। तो लोन पेयर प्रेफर्स टू गो एट इक्वेटोरियल पोजीशन फर्स्ट। लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहता है ओवर एक्सियल पोजीशन। तो इसलिए SF4 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या ClF3 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है NCERT में। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, ये वाला स्ट्रक्चर SF4 का एग्जिस्ट नहीं करता। इक्वेटोरियल पे लोन पेयर जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल होता है, SF4 का लोन पेयर इधर जाएगा। ऐसे ही ClF3 में बात करें तो टोटल यहाँ पे आपके कितने, हाँ 5 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लोन पेयर्स होंगे। तो 2 लोन पेयर्स को आप सबसे पहले तो इक्वेटोरियल पोजिशन पे डाल सकते हो, या फिर एक लोन पेयर को इक्वेटोरियल और दूसरे को एक्सियल पे डाल सकते हो, या फिर 2 लोन पेयर को दोनों को ही एक्सियल पे डाल सकते हो। लेकिन प्रेफर्ड क्या होगा? सबसे पहले लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाना चाहेगा। ClF3 का ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे रिपल्शन कम है, ये ज्यादा स्टेबल है, यही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक होती है शेप और दूसरी होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लोन पेयर को हम कंसिडर करते हैं एज अ बॉन्ड, बट शेप में लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं दिखते हैं। तो शेप इसकी अगर आपसे कुछ पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे? भाई लोन पेयर तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ बॉन्ड्स ही दिखते हैं। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम टी शेप बोलते हैं, इसको हम टी शेप बोलते हैं। ClF3 की टी शेप बोली जाती है। शेप और ज्योमेट्री के ऊपर हम ज्यादा बातें करेंगे इन आर टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब मोस्टली जहां तक मुझे समझ आ रहा है बच्चों के दिमाग में ना एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, हाउ डू वी नो कि सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एक सेंटर एटम पे कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर है तो हम कैसे स्ट्रक्चर बना देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आपका हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, मिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। हम सीधा ट्रिक के ऊपर चलेंगे, बट उससे पहले VSC/PRs के बाद जो थ्योरी आई थी दैट वाज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। VBT थ्योरी आई थी। VBT थ्योरी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। सो VBT थ्योरी के बाद अगर हम बात करें तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन, ठीक है। 1927 में ये डेवलप हुआ था, आपका डिस्कवर हुआ था या इंट्रोड्यूस हुआ था, विच वॉज लेटर डेवलप बाय Pauling and others, ठीक है। VBT requires the knowledge of atomic orbitals, electronic configurations of elements। तो यूनिट 2 जो आपकी यूनिट 2 मतलब केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे VBT कहता है कि ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। जैसे अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे S और S ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है और फिर जाके H2 ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। 1s1 मतलब आपका स्फेरिकल इसका शेप है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन एटम 1 का आपका 1s ऑर्बिटल है और बीच में ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम 2 का ये वाला आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा 1s ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग करने के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो VBT जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के ऊपर बात करती है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो ओवरलैपिंग ना 2 तरीके की हो सकती है, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ सारा कंसेप्ट। ओवरलैपिंग 2 तरीके की हो सकती है, ठीक है। एक तो होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग और दूसरी होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। पॉजिटिव मतलब सेम फेज ओवरलैपिंग। सेम फेज ओवरलैपिंग कहने का मतलब ये है कि इफ आई हैव ये S ऑर्बिटल है, S के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ऐसे ही S ऑर्बिटल है, ये आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं बोल रही हूँ कि ये प्लस है और ये माइनस है और इसका PZ में प्लस और माइनस ले रही हूँ, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, ठीक है। अब आप देखो आपकी मैंने ये D बनाया, D ऑर्बिटल्स बनाए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ ओवरलैपिंग्स पॉजिटिव होती है
ठीक है, और कुछ ओवरलैपिंग्स नहीं होती है। क्लियर है? ये वीबीटी के पोस्टुलेट्स आप एनसीईआरटी से एक बार देख लेना। वीबीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करते ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, सो ये वाली बात हमारी हो गई ओवरलैपिंग की। अब इसके बाद आपकी जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है वो भी दो तरीके की होती है, साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, हम लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो सकती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग आपकी होती है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बेहतरीन ओवरलैपिंग होती है। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब है कि आपके पास जैसे ये पीजेड ऑर्बिटल है, ठीक है, ऐसे ही दूसरा पीजेड ऑर्बिटल इस तरीके से मैंने बना लिया, तो इसको आप हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड से हेड मिल रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग को आप वन फेज ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। तो इसकी वजह से जब ओवरलैपिंग होगा ये नेगेटिव छोटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग या वन फेज मतलब पॉजिटिव के साथ सिर्फ पॉजिटिव ही ओवरलैप कर रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही हमारे पास लेटरल ओवरलैपिंग भी होती है। क्या होती है? लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग भी होती है। लेटरल बोल सकते हो या साइडवेज बोल सकते हो, या फिर टू फेज ओवरलैपिंग भी होती है। ठीक है, दिस इज वन फेज। लेट्स टेक पी ऑर्बिटल, ये पी वाई ले लेते हैं, ये भी पी वाई ले लेते हैं। अब देखो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव, तो ये ओवरलैपिंग तो हो जाएगी, बट टू फेज ओवरलैपिंग है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी ओवरलैपिंग होती है, और यही ओवरलैपिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट डेवलप हुआ। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होके न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेहतरीन होते हैं आपके इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़नी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं ना सीधा आपको ट्रिक पे लेके जा रही हूँ, ये कुछ साइलेंट फीचर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ एक बार फिर भी, बट थियोरटिकल पोर्शन में नहीं घुसेंगे हम। हमें सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है वहाँ से आता है। अब हम थ्योरी के लिए तो प्रिपेयर कर ही नहीं रहे, है ना। 11th के बोर्ड एग्जाम्स तो हो गए, बट अपने को ये पता होना चाहिए किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है, और फिर आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बन के आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मीथेन का। ठीक है, मीथेन में जो कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देती हूँ इसको, फिर हम ट्रिक के पास चलेंगे। ठीक है, मैं आपको मीथेन में जो कार्बन है, हम बोलते हैं कि कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ना आपके सेंटर एटम पे लगता है, सेंटर एटम और कोवलेंट कंपाउंड्स में लगता है। ठीक है, क्या H2 में कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी? क्या H2 में कोई हाइब्रिडाइजेशन होगी? H2 में सेंटर एटम है ही नहीं। सेंटर एटम होने के लिए मिनिमम 3 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, ट्राई एटॉमिक मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि सेंटर एटम चाहिए, ट्राई एटॉमिक नहीं होगा, या फिर वो नहीं, डायटोमिक में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आता, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कार्बन क्या है? सेंटर एटम। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया है। सो इफ आई एम टेकिंग कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो क्या होगी? 1s2 2s2 2p2, यही होती है। बट ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। कार्बन में 2s और 2p में बहुत कम एनर्जी गैप होता है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में चला जाता है। तो हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करते हैं। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2s1, और किस में गया? 2p में गया तो 2p3। क्लियर हुआ? अब आप देखो, ये s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और ये p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही बॉन्ड्स बना सकता है। हम वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, मतलब 2s2 2s1 2p3 हम कंसिडर कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंसिडर करें कार्बन की, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p3। ठीक है,
अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। तो जो फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, लेट अस से हाइड्रोजन एटम ए है, इसका 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम बी ले लो, ये हाइड्रोजन एटम जो सेकंड हाइड्रोजन एटम है, इसकी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। ऐसे ही हाइड्रोजन एटम सी होगा, ठीक है, इसकी भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ऐसे ही हाइड्रोजन एटम एक और होगा डी, फोर्थ हाइड्रोजन एटम, इसकी भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली, ठीक है। तो इनके पास क्या होना चाहिए, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे पेयर अप करके कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना चाहिए। ऐसे ही ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना चाहिए। अगर आपको पता है जो कार्बन के p ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये px ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसको हम py ऑर्बिटल ले ले, ठीक है, तो px और py में 90 का एंगल होगा। ऐसे ही आपका pz ऑर्बिटल भी होता है, 90 की डिग्री पे होता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के ये p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते, तो अपने पास 3 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आते, जो कैसे आते, s और p ओवरलैपिंग से आते। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का p ऑर्बिटल से 3 sp ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते। अब क्योंकि कार्बन के आपके 3 sp बॉन्ड, जो 3 p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर है, तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होने चाहिए थे, जो sp ओवरलैपिंग से आए हैं। बट ऐसा होता नहीं, कार्बन के तो सारे ही बॉन्ड्स इक्वल होते हैं और सारे ही बॉन्ड्स के बीच का एंगल 109 डिग्री होता है। ऐसे ही अगर देखो यहाँ पे कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ पे अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन को कभी कंसिडर नहीं करा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, और 3s और 3p ओवरलैप करके 3sp टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है और 3ss टाइप की ओवरलैपिंग होती है। अब sp टाइप की ओवरलैपिंग अलग स्ट्रेंथ की होती है और ss टाइप की ओवरलैपिंग से अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। बट हम जानते हैं जो मीथेन है, वहाँ पे सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है, वो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है और उनके बीच में सेम बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो काम नहीं चल सकता, इस तरीके से काम नहीं चल सकता। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कार्बन का एक s और 3p ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने मिक्सिंग करी होगी। इसका कुछ s करेक्टर इसमें जाता है, इसका कुछ p करेक्टर इसके अंदर जाता है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन मीथेन बनाने के लिए इस तरीके से बिल्कुल कंबाइन नहीं करते। कार्बन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 2s1 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसका एक s और 3p मिलके, है ना, इसका कार्बन का ये 2s1 है और ये 2p3 है। तो कार्बन के एक s और 3p मिलके इन्होंने मिक्सिंग करी होगी, और मिक्सिंग करने के बाद अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले ना, एक s और 3p, ऐसे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके आए होंगे और इनका नाम होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कार्बन के ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही कार्बन का सेकेंड हाइड्रोजन ओवरलैप करके एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, थर्ड ओवरलैप करके थर्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और फोर्थ ओवरलैप करके फोर्थ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाने वाला है। अब सारे ही बॉन्ड्स sp3s की ओवरलैपिंग वहां पे हुई है। सभी बॉन्ड्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, सारे बॉन्ड सेम है, क्योंकि सारे ही बॉन्ड्स कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बन के आए हैं। तो इस तरीके से सारे ही बॉन्ड्स इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। तो यहाँ से कंसेप्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन का आया था, ठीक है। ऐसे ही आप sp मिक्सिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप sp2 मिक्सिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, sp3 मिक्सिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2-3 मॉलिक्यूल्स आपको डिटेल में करवा देती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट BeF2, है ना, BeF2 को हम डिस्कस करते हैं। सो Be इज द सेंटर एटम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में करवा देती हूँ। बेरिलियम इज द सेंटर एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। अब ना बेरिलियम ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं फ्लोरीन के साथ, क्योंकि 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 2s2 के साथ साथ 2p भी तो होगा वैलेंस शेल में, तो 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन है, तो 2p 0, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमें क्या कंसिडर करनी है, इसकी एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जितने बॉन्ड्स होते हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें जनरेट करने होते हैं। तो हम बोल देते हैं कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में भेज देते हैं, और हम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर कंसिडर करें तो दिस विल बी 2s1 2p1।
ठीक है। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से होगा। ठीक है, हो गया। अब आपको पता है जो बेरिलियम और फ्लोरीन है, फ्लोरीन की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, हमेशा सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये याद रखना। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p5 में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एटम का है, ये ओवरलैप करेगा। तो फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगी, लेकिन बेरिलियम में आपकी sp मिक्सिंग होगी। बेरिलियम में ये जो s और p ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों आपस में मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक s और एक p इन्वॉल्व हुआ है तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सो बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप अगर मैं बताऊं तो कैसे होती है, बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल ऐसे, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल किस तरीके से, p ऑर्बिटल इस तरीके से, एक s और एक p ओवरलैप करके दो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव छोटा नेगेटिव बनता है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। सो वी हैव बेरिलियम इन द सेंटर, इनके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपने देखा है। ठीक है, सो बेरिलियम के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से बनाया, ठीक है, और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने इस तरीके से बनाया, ये बेरिलियम का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स होंगे, तो फ्लोरीन का ये p ऑर्बिटल है और दूसरे फ्लोरीन का ये p ऑर्बिटल है। तो ये वन फेज ओवरलैपिंग होके क्या बन रहा है, बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन आ रहा है। इस तरीके से बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन आता है विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो BeF2 में इस तरीके से BeF2 की हाइब्रिडाइजेशन में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन sp निकलती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। क्लियर है? बीच में सेंटर एटम बना रखा है, ये फ्लोरीन या क्लोरीन ले लो, क्लोरीन के साथ इस तरीके से बॉन्ड होता है। ऐसे ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपको BCl3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। आपको एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन लेनी है तो 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन भेज दो तो 2s1 2p3 आ जाता है। 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p3 में इस तरीके से 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p2 आना चाहिए ना, ये 2p2, ठीक है, ये 2p2 है। अब जो बोरॉन है उसको 3 Cl के साथ बॉन्डिंग करनी है तो ये 3 ऑर्बिटल्स यूज होंगे। बोरॉन का एक s और 2p मिलके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये तीनों की एनर्जी सेम लेवल पे होगी और एक जो अलग है वो अलग रह जाएगा। ये बोरॉन के सेंटर एटम की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। फिर Cl के p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और इस तरीके से बोरॉन और क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा। तो बोरॉन और क्लोरीन का जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थे। तो इसमें 3 sp2 p ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से आपके क्या बनते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं। ठीक है, अभी हमें सिंपल सी चीज ये देखनी है कि भाई किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इतना दिमाग नहीं लगाना अपने को, हमें तो ट्रिक बता दो किस तरीके से हमें सेंटर एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो सिंपल से एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, हमें निकालना होता है स्टेरिक नंबर। सबसे पहले जो सेंटर एटम होता है उसको पकड़ लो। सेंटर एटम के लिए हम क्या निकालते हैं, स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर इज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑन द सेंटर एटम। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं सेंटर एटम पे, वो स्टेरिक नंबर होता है, प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, ठीक है, लोन पेयर ना दो तरीके के हो सकते हैं। एक लोकलाइज्ड लोन पेयर, जैसे अमोनिया की बात करूं तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। जब लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता तो ये क्या होता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। यहीं पे अगर मैं बात करूं एनिलीन में तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर में आपको सिर्फ लोकलाइज्ड लोन पेयर और उसके सिग्मा बॉन्ड्स को ही गिनना है।
तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर जो कि लोकलाइज्ड है उस पर्टिकुलर सेंटर एटम पे। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2। V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2, ये स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? जहां पे आप लिख सकते हो V क्या है? सेंटर एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो सेंटर एटम के अंदर है वो मैं आपके क्वेश्चंस कराऊंगी। M क्या है? कितने मोनोवेलेंट बॉन्ड्स वो बना रहा है या फिर कितने मोनो एटॉमिक स्पीसीज के साथ वो जुड़ा है। मोनो एटॉमिक स्पीसीज मतलब जो एक ही बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे O2 में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स है, दैट इज नॉट मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, मोनोवेलेंट लिख लो, जो एक ही बॉन्ड बनाता है, मोनोवेलेंट एटम्स। जैसे आपका हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, यही होंगे ज्यादा से ज्यादा, और कुछ भी नहीं होगा। तो साइड एटम्स अगर HFCl होंगे तो वो आप M वैल्यू उसकी लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगी। C क्या है? पूरे मॉलिक्यूल पे कितना पॉजिटिव चार्ज या केटाइनिक चार्ज आप बोल सकते हो। ठीक है, और A मतलब कितना मॉलिक्यूल पे एनाइनिक चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज आप बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया मीथेन CH4 है, यहाँ पे सेंटर एटम क्या है? कार्बन। सेंटर एटम क्या है? कार्बन। कार्बन को पकड़ लो, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2-4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो V वैल्यू कितनी होगी? 4। M वैल्यू, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोनोवेलेंट एटम, कितने हैं? 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, केटाइनिक और एनाइनिक चार्ज 0 है, ये निकल गया। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल्स टू V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2, दैट इज 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया? 4 आया। स्टेरिक नंबर 4 आ गया। एक बार आपने स्टेरिक नंबर निकाल लिया तो सब कुछ आप उसके निकाल सकते हो। ठीक है, स्टेरिक नंबर आपने निकाल लिया तो सब कुछ आप निकाल सकते हो। इसको मैं छोटा कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने स्टेरिक नंबर निकालना एक एग्जांपल में सिखा दिया। ठीक है, अच्छा, स्टेरिक नंबर निकालने के बाद क्या ये भी रहता है? स्टेरिक नंबर निकालने के बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो। आपकी स्टेरिक नंबर 2 आ सकता है। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp है। स्टेरिक नंबर 3 आ सकता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। स्टेरिक नंबर 4 आ सकता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। p3 से ज्यादा तो नहीं होते। 5 होगा स्टेरिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा। 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाएगा। बस इतना ही याद कर लो। स्टेरिक नंबर निकालने के बाद आप सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। 7 होगा तो sp3d3, इससे ज्यादा नहीं होगा। 2 sp होगा, 3 sp2 होगा, 4 के लिए sp3 होगा। 5 मतलब 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक s, 3 p और एक d। 6 में 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, एक s हो जाएगा, 3 p हो जाएंगे और 2 d हो जाएंगे। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। अच्छा, उसके बाद ना आपसे ज्योमेट्री और शेप भी पूछ सकता है। थर्ड पार्ट में ज्योमेट्री पूछ सकता है और शेप भी पूछ सकता है। जो ज्योमेट्री में ना हम लोन पेयर को एक बॉन्ड की तरह ही कंसिडर करके फिर उसकी शेप बताते हैं। तो लोन पेयर आप कंसिडर करते हो ज्योमेट्री के अंदर, और शेप क्या होती है? जो एक्चुअल शेप होती है। शेप में इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना दिखते हैं, एटॉमिक एटम ही नहीं दिखता तो शेप कैसे दिखे? इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते हैं? इलेक्ट्रॉन नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे शेप में आप लोन पेयर को एक्सक्लूड करके चलते हो। लोन पेयर को एक्सक्लूड करके चलते हो। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई जो सेंटर एटम है उसके अंदर कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड्स हैं? वो कैसे पता लगेगा? तो ध्यान से देखो, जो भी आपका स्टेरिक नंबर आया, अगर आपको देखना है कि जो सेंटर एटम है, सेंटर एटम के पास कितने बॉन्ड्स हैं, तो सेंटर एटम के पास जो बॉन्ड्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? उसके पास जितने भी साइड एटम्स है ना, सेंटर एटम के पास जितने भी साइड एटम्स है उतने ही उसके पास बॉन्ड्स होंगे। सेंटर एटम के पास लोन पेयर भी हो सकते हैं। लोन पेयर कैसे निकालोगे? लोन पेयर विल बी इक्वल टू स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड्स, मतलब साइड एटम्स। तो स्टेरिक नंबर में से अगर आप साइड एटम्स माइनस कर देते हैं, बॉन्ड्स माइनस कर देते हैं,
तो आपको उस एटम के ऊपर कितने लोन पेयर है वो आप निकाल सकते हो। और एक बार ये पता लग गया तो आप बहुत इजीली शेप और ज्योमेट्री निकाल सकते हो। अच्छा, ये चीज एक और है, यहाँ पे मेरे को एक चीज और बतानी थी। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन spi, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन spi, तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड की ज्योमेट्रीज ना फिक्स रहती है। ज्योमेट्रीज हमेशा फिक्स रहती है, ज्योमेट्रीज हाइब्रिडाइजेशन पे फिक्स रहती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आई तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होने वाली है, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है। अगर स्टेरिक नंबर 5 आया तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और 6 आया तो ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होने वाली है। शेप क्योंकि लोन पेयर पे डिपेंड करती है, तो लोन पेयर अगर आपका नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज होता है तो शेप चेंज हो जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो स्टेरिक नंबर पे या फिर हाइब्रिडाइजेशन पे आप बोल सकते हो, उस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन पे ही डिपेंड करेगी, शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, ज्यादा समझ आएगा, बट इतना फटाफट से इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा गया तो एमओटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं तो इसको अच्छे से सीख के जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, चल कर लिया नोट, आगे चलते हैं। अब ना क्वेश्चंस आएंगे आपके पास बैक टू बैक, यहाँ पे हम सारी चीजें देख लेंगे। ये आपका ऑलमोस्ट हर एक टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सबसे पहले AB2 टाइप की, इसको ना हम अच्छे से करेंगे। अगर हम कोई चीज़ अच्छे से कर रहे हैं तो उसको हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। हबड़ा दबड़ी में टाइम कम है तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, उसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी नीट पर्पस से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर एक चीज कर रहे हैं तो एक टॉपिक को इसी तरीके से हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज AB2 टाइप का कंपाउंड, ठीक है। तो AB2 टाइप का अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल BeCl2 दिया हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये स्टेरिक नंबर कैसे आता है। तो स्टेरिक नंबर का ये फॉर्मूला याद रखना। हम एग्जाम्पल करें BeCl2 की, ठीक है। BeCl2 का एग्जाम्पल करें, जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 है ना, 4 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों वाली लिखोगे तो 2,2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इसके पास कोई M है, हाँ Cl है ना, तो M वैल्यू कितने हैं, 2 Cl है, तो M वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। इसकी M वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कोई कैटायनिक और कोई एनायनिक चार्ज इसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2, 2 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0 बाई 2। तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 2। स्टेरिक नंबर 2 देखते ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब 2 ऑर्बिटल्स, एक s और एक p। हाइब्रिडाइजेशन देखते ही ज्योमेट्री लीनियर, शेप में रुक जाना। शेप ना आप सबसे पहले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाल के ही निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सेंटर एटम बेरिलियम है इसके पास कितने बॉन्ड्स होंगे, जितने साइड एटम्स हैं उतने बॉन्ड्स होंगे। तो बॉन्ड्स कितने हैं, 2। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड्स, दैट इज 2 माइनस 2, लोन पेयर 0 है। तो बी के पास अगर आप देख रहे हो तो 2 बॉन्ड्स है, इसी तरीके से वो आपके लगे होंगे, लीनियर शेप में लगे होंगे। बॉन्ड्स हैं, आप शेप में इन दोनों को ही कंसिडर करके शेप को क्या बोलोगे, लीनियर। जो सेंटर एटम था इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं, 0 लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 2 आया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन। ऐसे ही लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट, AB3 टाइप के कंपाउंड्स पे अब चल रहे हैं, ठीक है। AB3 मतलब आपके पास तीनों बॉन्ड्स हैं A एटम से जुड़े हुए। इसमें एग्जांपल BF3 का ले लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद SnCl2 इसी में कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें BF3 की, तो सेंटर एटम क्या है, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। M वैल्यू 3 फ्लोरीन है तो M वैल्यू 3। कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, कोई चार्ज है ही नहीं, 0। डन। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2। V प्लस M मतलब 3 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0 बाई 2। कितना आया, 3 प्लस 3 इज 6, 6 बाई 2 इज 3।
स्टेक नंबर 3 देखते ही हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 देखते ही ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी, हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो लोन पेयर निकालते हैं, क्योंकि हमने शेप निकालनी होती है, तो शेप के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेंटर एटम पे कितने बॉन्ड्स हैं और कितने लोन पेयर है। तो बॉन्ड्स कितने, जितने साइड एटम्स, कितने साइड एटम्स है, 3 फ्लोरीन। लोन पेयर कितने, स्टेक नंबर -1, 3 - 3 0। तो अगर हम बात करें, बोरॉन के पास 3 बॉन्ड्स इस तरीके से लगे हुए हैं। दिस इज द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ योर BF3। क्योंकि तीनों ही बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे शेप में भी क्या बोलोगे, ट्रायगोनल प्लेनर शेप है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप है, ठीक है। अब आपको ज्यादा समझ आएगा जब हम टिन क्लोराइड का एग्जाम्पल करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है Ab2L टाइप का। Ab2L का मतलब क्या है कि A सेंटर एटम है, इसके पास 2 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर है, या Ab2E टाइप का कंपाउंड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है टिन क्लोराइड SnCl2। उठाओ Sn को, सेंटर एटम है, कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, कार्बन की फैमिली में आता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर वगैरह भी नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए, कार्बन की फैमिली में आता है। हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे वो ही इन सबके होंगे। तो अगर आपको टिन के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, कार्बन के बारे में तो पता ना। टिन को इतना याद कर लेना कि भाई ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, और कार्बन को ही आप सेंटर एटम फिर कंसिडर करके चल सकते हो। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, कार्बन में। तो टिन में भी 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, b वैल्यू 4, साइड एटम्स Cl है तो 2 होगा, केटायनिक और एनायनिक चार्ज 0। स्टैक नंबर V plus M मतलब 4 plus 2 minus 0/0 plus 0/2 which is equals to 6/2 which is equals to 3. स्टैक नंबर 3, स्टैक नंबर 3 देखते ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर, क्लियर। ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाती है, तो ज्योमेट्री हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ओके। लेट्स कंसीडर द शेप, शेप वाला पार्ट। तो सेंटर एटम के पास कितने बॉन्ड्स हैं, कितने साइड एटम्स है, 2 Cl, तो बॉन्ड्स हो जाएंगे 2। लोन पेयर, स्टैक नंबर माइनस बॉन्ड 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। अब सेंटर एटम जो 10 है, इसके पास एक लोन पेयर है। देखो ये शेप आपकी इसी तरीके से लेगा, बट चीजें क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर लगाना है बस बॉन्ड की जगह, और यहाँ पे आपको 2 Cl इस तरीके से लगाना है, बस यही है, ठीक है। इस लोन पेयर का इफेक्ट क्या है, बस एंगल को कम कर देगा, इतना है। ये आपकी ज्योमेट्री है जहाँ पे लोन पेयर को बॉन्ड की तरह गिनते हैं, लेकिन शेप में आपको क्या नहीं दिखेगा, शेप में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं दिखेगा, शेप आपको सिर्फ यही दिखेगी। शेप आप क्या बोलेंगे, इसकी शेप बेंट शेप है, जो शेप है वो बेंट है, बट ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर। शेप बेंट, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ये वाला चीज जहाँ पे स्टैक नंबर 3, ठीक है। सो BF3 एग्जाम्पल हमने कर लिया, 3 बॉन्ड्स आए थे, 0 लोन पेयर, सेंटर एटम पे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर शेप। एक लोन पेयर आते ही शेप चेंज होगी बेंड, लेकिन ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड करते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम कंसिडर करते हैं स्टैक नंबर 4 टाइप के कंपाउंड्स, ठीक है। स्टैक नंबर 4 टाइप के कंपाउंड्स, देखो मिनिमम 2 बॉन्ड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, मिनिमम 2 बॉन्ड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, उतने उसके बाद जितने भी लोन पेयर आप स्टैक नंबर -2 करके लोन पेयर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंसिडर स्टैक नंबर 4 में CH4 अमोनिया एंड वाटर। आप लोग इनका स्ट्रक्चर जानते हैं, बट हम ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। हम वो वाले कंपाउंड्स कर रहे हैं जिसमें स्टैक नंबर 4 निकल के आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मीथेन की, तो कार्बन इज द सेंटर एटम, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब तो फटाफट होने चाहिए, V वैल्यू 4, M वैल्यू 4, C वैल्यू एंड A वैल्यू इज 0। स्टैक नंबर इज इक्वल्स टू V plus M minus 0 plus 0/2, that is equals to 4 plus 4 divided by 2 is 4। स्टैक नंबर कितना आया, 4। 4 देखते ही हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। शेप के लिए क्या करते हैं, शेप के लिए बॉन्ड्स और लोन पेयर की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बॉन्ड्स कितने हैं, 4 बॉन्ड्स हैं। लोन पेयर कितने होंगे, स्टैक नंबर माइनस बॉन्ड्स 4 - 4 is 0।
तो कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड्स हैं टेट्राहेड्रली इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, ठीक है। तो शेप एंड ज्योमेट्री बोथ आर टेट्राहेड्रल, तो शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बात कर रही हूं अमोनिया की, अमोनिया में सेंटर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को उठाओ, एटॉमिक नंबर इसका 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, V वैल्यू 5, M वैल्यू 3 हाइड्रोजन्स है, केटाइन और एनाइन के ऊपर चार्ज नहीं है, C एंड A वैल्यू 0। स्टेरिक नंबर V प्लस M माइनस C प्लस A बाई 2, दैट इज 5 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4। 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन पता लगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन फिक्स हो गई। अब देखो शेप की बात करते हैं, तो शेप में आपको बॉन्ड्स पता होना चाहिए, कितने बॉन्ड्स है NH3 में, 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं तो 3 बॉन्ड्स। लोन पेयर कितने होंगे, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड्स, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड्स, स्टेरिक नंबर कितना है 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू, नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर है। आप समझ आया कैसे बनाते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि एक लोन पेयर है या कितने बॉन्ड्स है सेंटर एटम के पास, होपफुली ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास 4 स्टेरिक नंबर से ये वाली शेप आनी चाहिए थी, ज्योमेट्री आनी चाहिए थी, बट इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, ये आपको लोन पेयर ऊपर बना दीजिए और 3 बॉन्ड्स को इस तरीके से लगा दीजिए। शेप में लोन पेयर दिखता नहीं है तो इसको हटाओ, इस तरीके से बनाओ। ये शेप क्या है, पिरामिडल शेप बोलते हैं इसे। ये जो शेप आपको दिख रही है इस तरीके से, ये एक पिरामिड की शेप है। तो शेप अगर आपसे कुछ पूछ ले कोई, अमोनिया की शेप क्या होगी, तो शेप हो जाएगी पिरामिडल, कर लोगे। शेप विल बी पिरामिडल बट ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड करोगे तो टेट्राहेड्रल ही अरेंज करेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, लेट्स कंसीडर वाटर। सेंटर एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेंटर एटम एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6, वैलेंस शेल में 6, M वैल्यू 2, कार्बन कार्बन ने केटायनिक और एनायनिक चार्ज 0, स्टेरिक नंबर 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर देखते ही sp3, ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर देखते ही टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप के लिए अगर हम बात करें, लेट्स कंसिडर द शेप फर्स्ट। बॉन्ड्स कितने हैं, अब तो समझ आ रहा होगा, अब तो बहुत इजी कर लोगे। बॉन्ड्स कितने, 2 हाइड्रोजन, लोन पे कितने हैं 4 माइनस बॉन्ड्स, स्टेरिक नंबर माइनस बॉन्ड्स, तो लोन पे कितने हो जाएंगे 2। तो ऑक्सीजन एटम इस तरीके से टेट्राहेड्रली होगा, बट 2 लोन पेयर्स होंगे, 1 लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, और 2 बॉन्ड्स इस तरीके से होंगे। तो लोन पेयर तो आपको दिखता ही नहीं, ऑक्सीजन के पास सिर्फ यही दिख रहा होगा। और ये क्या होते हैं, बेंड शेप। क्या होती है, बेंड शेप। शेप विल बी बेंड बट ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। इस स्टेरिक नंबर 4 वाले एग्जाम्पल्स है। और ये आपकी टेबल यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर निकाला, वाटर के पास 2 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप, ट्रायंगल प्लेनर और बेंड शेप। क्लियर हुआ, ये सारे एग्जाम्पल्स करवा चुकी हो। ये कुछ और एग्जाम्पल्स है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद एमओटी थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टेरिक नंबर 5 वाले कंपाउंड्स। स्टेरिक नंबर 5 वाले कंपाउंड्स में आप AB5 टाइप का एक कंपाउंड ले सकते हैं, ठीक है। AB4L टाइप का एक कंपाउंड ले सकते हैं, AB3L2 टाइप का कंपाउंड ले सकते हैं। मिनिमम 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। AB2L3 टाइप का भी आप कंपाउंड ले सकते हैं। AB5 में एग्जाम्पल क्या है, मिनिमम 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। B2 पे रुक जाना, B2 पे रुक जाना, ठीक है, ऐसे ही नीचे आते आते B2 पे रुक जाना। सो AB5 टाइप के कंपाउंड में PCl5 इज द एग्जाम्पल। इसमें देख लो SF4BrF3, SF4BrF3, ठीक है, और एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं XeF2, ठीक है। इन सबको करके देखते हैं फटाफट से करके देखो। ये कौन सी है, स्टेरिक नंबर 5 मतलब पता है क्या है, 5 बॉन्ड्स। कैसे बनाते हो, ये वाला ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। अब ध्यान से देखना, जो भी लोन पेयर आएगा सबसे पहले मैं इक्वेटोरियल पे पुट करूंगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पे लोन पेयर को पुट करना जरूरी है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एक्सियल पे लोन पेयर को पुट करना। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, फॉस्फोरस इज द सेंटर एटम, ओनली एटम प्रेजेंट इज द सेंटर एटम, नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है।
नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वी वैल्यू 5, एम वैल्यू 5, सी वैल्यू 0, ए वैल्यू 0। स्टैटिक नंबर V प्लस एम माइनस सी बाई 2, 5 देखते ही हाइब्रिडाइजेशन 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, sp3 में 4 हो गए और एक d हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। शेप की अगर हम बात करें तो इसके पास बॉन्ड्स कितने हैं, सेंटर एटम के पास बॉन्ड्स है 5, लोन पेयर कितने होंगे फिर 0, लोन पेयर 0। तो आपने फॉस्फोरस बनाना है इस तरीके से, 5 में ज्योमेट्रिकल इस तरीके से अरेंजमेंट करवा लेना, सारे ही आपके Cl लगे होंगे, तो ज्योमेट्री एंड शेप क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं तो दोनों ही सेम होंगे, तो शेप भी TBP और ज्योमेट्री भी TBP हो जाएगा। इसमें एग्जांपल देखो SF4 का, सेंटर एटम S, ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन को उठाइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, वी वैल्यू 6 हो जाएगी। F4 में m वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, C वैल्यू और A वैल्यू 0। स्टैटिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टैटिक नंबर 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2, स्टैटिक नंबर 5। स्टैटिक नंबर 5 देखते ही हाइब्रिडाइजेशन और शेप, ज्योमेट्री क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d और शेप क्या, ज्योमेट्री क्या रहेगी TBP, ठीक है। ओके, लेट्स कंसीडर शेप फर्स्ट। शेप की अगर हम बात करें तो इस केस में सल्फर के पास जो बॉन्ड्स होंगे वो कितने होंगे, 4 साइड एटम्स हैं तो 4 बॉन्ड्स, लोन पेयर कितने होंगे 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सल्फर बनाओ इस तरीके से 5 बॉन्ड्स आपके रेगुलर TBP ज्योमेट्री में बना दो, कोई बात नहीं बना दो, 5 बॉन्ड्स रेगुलर TBP ज्योमेट्री में बना दिए। अब एक लोन पेयर की पोजीशन सबसे पहले पुटअप करो, कहाँ पुटअप करोगे, लोन पेयर को इधर पुटअप करोगे, इक्वेटोरियल पे लोन पेयर प्रेफर होता है। जो 4 फ्लोरीन बच गए इस तरीके से बनाओगे तो ज्योमेट्री तो इसकी TBP रह जाएगी, बट एक्चुअली में आपको बॉन्ड्स ही दिखेंगे, लोन पेयर तो दिखेगा नहीं। इस तरीके से आपके 4 फ्लोरीन इस तरीके से दिखेंगे। अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको देखो इस तरीके से घुमा दूं तो ये जो शेप है इस तरीके से मैंने घुमा दिया, आपको दिख नहीं रहा, ये देखो कैसी शेप आ रही है, ये सीसॉ शेप बोली जाती है। ये क्या बोली जाती है, सीसॉ शेप। जो आप झूले झूलते हो ना, पार्क में एक ऐसा झूला लगा होता है, यहाँ पे एक बंदा बैठता है तो ये ऊपर उठ जाता है, फिर वहां पे वो नीचे पुश करता है तो ये ऊपर उठ जाता है, ये सीसॉ झूला होता है। तो वैसे सी शेप नहीं है इसकी, है ना, तो इसको आप सीसॉ शेप बोलेंगे, शेप इसकी सीसॉ हो जाएगी, बट ज्योमेट्री आप TBP बोलेंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं BrF3 का। BrF3 में आप सब कुछ निकाल लेना, इसके पास 2 लोन पेयर आएंगे और 3 बॉन्ड्स आएंगे, स्टैटिक नंबर 5 आएगा, मैं बार बार नहीं दिखा रही। BrF3 में जो 2 लोन पेयर्स आप लगाओगे वो सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर्स लगाना और फिर 3 फ्लोरीन को इधर लगा देना। लोन पेयर नहीं दिखेंगे, सिर्फ यही दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको घुमा दो, ये T शेप हो जाएगी। ये शेप क्या बोलेंगे, T शेप। इसको घुमा के देखो, ये T शेप नहीं बन रही क्या, घुमाओ, ये क्या हो जाएगी T शेप, ठीक है, इस तरीके से T शेप आ जाएगी। अच्छा, एक और एग्जांपल XeF2 की बता दूं। XeF2 में आप कैलकुलेट कर लेना, इसके पास 3 लोन पेयर्स आएंगे और 2 बॉन्ड्स आएंगे, स्टैटिक नंबर कितना आएगा, स्टैटिक नंबर 5 ही आएगा। तो XeF2 में 5 बॉन्ड्स इस तरीके से दिखा देना पहले। अब 3 लोन पेयर्स को अरेंज करोगे, सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे और फिर 2 फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे जाएंगे। लोन पेयर नहीं दिखेंगे आपको, सिर्फ फ्लोरीन इस तरीके से दिखेंगे। ये शेप क्या हो जाएगी, लीनियर शेप। शेप विल बी लीनियर, ज्योमेट्री विल बी TBP, ठीक है। ये आपका पूरा पोर्शन मैंने करवा दिया, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, सीसॉ स्ट्रक्चर, ये आपका T शेप और लीनियर सारे करवा दिए कवर, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे ये वाले कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल मतलब इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर एक लोन पेयर होगा तो लोन पेयर आप यहाँ पे लगा देना, ये शेप क्या हो जाएगी, फिर नॉर्मल स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी। नीचे वाली, नीचे से भी हटा दोगे, एक लोन पेयर आएगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी। समझ आ रही है बात, फिर से बता देती हूँ, ध्यान से देखो। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये ऑक्टाहेड्रल है, एक ऊपर एक नीचे, ये सारे ही बॉन्ड्स इक्वल है, सारे ही बॉन्ड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर पिरामिडल में एक लोन पेयर आप लगा दो इधर, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होगा, नीचे लोन पेयर नहीं होगा। स्क्वायर प्लेनर में 2 लोन पेयर्स होते हैं, इस तरीके से आपका ये स्क्वायर प्लेनर शेप होता है।
ठीक है, तो ये आप टेबल कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक खत्म हो गया। अब एमओटी ना हम स्टार्ट नहीं कर रहे, एक फ्रेश टॉपिक से हम एमओटी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इसमें सारी चीजें देखनी है। तो एमओटी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इतना ही था। आप इस तरीके से v+m-c+a/2 का फॉर्मूला लगा के स्टैटिक हिंड्रेंस की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कई जगहों पे ये फॉर्मूला फेल होता है, बट 11th एंड 12th में ये फॉर्मूला हर जगह आपका काम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक खत्म करा है। यहीं पे मैं आपको कुछ कंपाउंड्स करवाना चाहूंगी ऑर्गेनिक के, वहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल लेते हैं। आपको फॉर एग्जांपल मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, अमोनिया पे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली कि सेंटर एटम नाइट्रोजन है, अमोनिया पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एनिलीन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, एनिलीन में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें लेटस से कि थोड़ा सा हम क्या रख सकते हैं, ठीक है, RCHO में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली। ठीक है, ये हम पूछ लेते हैं। ROH में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, फिनॉल में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली। ठीक है, ये वाले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। आपको पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन किसकी पूछी है, कार्बन की। तो बस इतना देखो भाई, इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं। आपको ऐसे कंपाउंड्स में क्या करना है, स्टैटिक नंबर निकालना है। स्टैटिक नंबर याद रखना, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मत लेना, लोकलाइज्ड लोन पेयर ही कंसीडर करना। स्टैटिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है स्टैटिक नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ आया, अभी बताया था। 2 आएगा स्टैटिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 आएगा स्टैटिक नंबर sp2, 4 आएगा sp3, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 0 लोन पेयर, तो स्टैटिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन 4 देखते ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। निकाल लोगे इसको, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। ठीक है, ओके, लेट्स कंसीडर दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास ना एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोकलाइज्ड लोन पेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा वो वाला लोन पेयर है। तो इसको आप गिनोगे स्टैटिक नंबर में, स्टैटिक नंबर कितना आ जाएगा, 4। स्टैटिक नंबर 4 आते ही हाइब्रिडाइजेशन अगेन नाइट्रोजन की sp3 होती है, तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। एनिलीन की बात करें, ये आपके 12th में काम आएगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये जो लोन पेयर है इज नॉट इंक्लूडेड इन रेजोनेंस, सॉरी इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टैटिक नंबर। इसको हमें इंक्लूड नहीं करना इन स्टैटिक नंबर, क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है। रेजोनेंस मतलब ये डीलोकलाइज है, घूमने जा रहा है। डीलोकलाइज लोन पेयर कभी भी स्टैटिक नंबर पे आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। तो इस नाइट्रोजन के पास सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ या फिनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ बॉन्ड। तो इस नाइट्रोजन के पास अगर हम बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड्स में 2 हाइड्रोजन के साथ और एक फिनाइल ग्रुप के साथ उसने बॉन्ड बना रखा है नाइट्रोजन में, प्लस एक लोकलाइज नहीं डीलोकलाइज लोन पेयर है। सिंस डीलोकलाइज लोन पेयर को हम स्टैटिक नंबर में कैलकुलेट नहीं करते हैं, आप क्या बोलोगे, इसके पास सिर्फ स्टैटिक नंबर सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से, और वो कितना है 3। तो एनिलीन में जो नाइट्रोजन होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से इसकी बनाइए। ये कार्बन है, कार्बन के पास एक सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। ये 4th वाला बॉन्ड तो पाई है, पाई को कभी भी स्टैटिक नंबर में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब स्टैटिक नंबर 3। स्टैटिक नंबर 3 मींस हाइब्रिडाइजेशन, आपके एल्डिहाइड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। अल्कोहल की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, क्या वो रेजोनेंस में है, बिल्कुल नहीं, लोकलाइज्ड लोन पेयर्स हैं, तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लोन पेयर्स, दैट 2 लोकलाइज्ड लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, स्टैटिक नंबर कितना आ जाएगा, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्टैटिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है ना। जब भी एक एटम के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एक ही आप रेजोनेंस में भेजोगे, बाकी दूसरा वाला लोकलाइज्ड होगा। तो इस ऑक्सीजन एटम जो फिनॉल पे है, इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं,
2 सिग्मा बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन के साथ और एक फिनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर और दूसरा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। एक लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, 2 होंगे तो उसमें से एक लोकलाइज्ड होगा और दूसरा डीलोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना निकल के आया 3, स्टेरिक नंबर 3 निकल के आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। फिनॉल में जो ऑक्सीजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशंस और सारे कंपाउंड्स की निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। वीबीटी थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, ये सारी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 में भी यूज होगी, तो इसको आराम से कर लेना। अभी एमओटी थ्योरी ना मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, एमओटी थ्योरी का मैं अच्छे से आपको कंसेप्ट बता के अच्छे से ट्रिक भी बताना चाहती हूँ, और हम हम डायग्राम्स बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। हम अच्छे से एमओटी डायग्राम्स बनाएंगे और उससे बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है वो सारी चीजें समझेंगे। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, ये सारे क्या होते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो अभी के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पे ही वाइंड अप कर रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और यही मोटिव है, दूसरों को थोड़ा सा प्रमोट करना है, थोड़ी सी हेल्प करनी है, जहाँ पे आप लैक कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव करनी है और आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा आपको काम करना है, यही मोटिव रहेगा। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, स्पेसिफिकली जेईई नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टॉपिक के ऊपर भी हम अपना बेसिकली बातें कर सकते हैं, टॉपिक को मैं समझा सकती हूँ। तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक्स को लिख रहे हो। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन का 100% यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।